पुस्तक 8 अध्याय 31 अगले जन्म में प्रतिशोध। डोंग वन और रेडबिट दोनों ही फॉर्मेशन के बाहर इंतजार कर रहे थे। अरे, दोनों ने मानो कुछ महसूस किया हो, पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि घने अंधेरे में एक विशालकाय मांसल आकृति उनकी ओर बढ़ रही है। यह एक विशालकाय आकृति थी जो 2 मंजिल ऊंची थी। जाहिर है यह कोई ऐसा शरीर नहीं था जो किसी सामान्य इंसान के पास हो, और यह उस क्रूर राक्षसी आभा को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही थी जो उससे बेतहाशा निकल रही थी। इसकी 2 भयावह हरी आंखें मानो एक घमंडी अहंकारी भाव लिए हुए थीं। तुम कौन हो? रेडबिट भौंका, लेकिन डोंग वन ने सावधानी से कहा, राक्षस, जल्दी करो और निकल जाओ। हम अभी किसी राक्षस को नहीं मारना चाहते। आप राक्षसों को नहीं मारना चाहते, लेकिन मैं अभी मनुष्यों को मारना चाहता हूँ। ड्रैगनवेल राजा इस समय अतुलनीय रूप से शांत था, एक प्रकार का विश्राम जो केवल तभी आता है जब किसी के पास शक्ति का पूर्ण लाभ होता है। इंसानों को मार डालो। डोंग वन और रेडबिट के चेहरे बदल गए। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उस बदमाश को दोष दें। जीनिंग अपनी बात खत्म करते ही सुनहरी लपटों की एक नदी से घिरी एक विशाल काली तलवार सीधे रेडबिट और डोंग वन की ओर बढ़ी। जीनिंग वे दोनों पूरी तरह से चकित थे, लेकिन विशाल काली तलवार के इस हमले के सामने उनके पास सोचने का कोई समय नहीं था। वे जल्दी से दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम काले वस्त्रधारी महिला रेडबिट ने अचानक अपना हाथ हिलाया और 2 रक्त लाल रेशमी रिबन हवा में उड़ गए। उड़ते हुए वे रक्त के 2 अजगर जैसे प्रतीत हुए और भयानक दहाड़ते हुए उस विशाल काली तलवार की ओर झपटे। जम जाओ। डोंग वन ने दूरी की ओर इशारा किया और उसकी भयंकर बर्फ आगे बढ़ी, उस विशाल तलवार को जमाने और बंद करने की तैयारी में। धमाका, मक्खन में घुसे गर्म चाकू की तरह विशाल काली तलवार ने दोनों रक्त ड्रैगन को आसानी से तितर बितर कर दिया। विशाल काली तलवार की सतह पर सुनहरी लपटें अतुलनीय रूप से चमकदार दिखाई दे रही थीं। उन्होंने बड़ी सहजता से भयंकर बर्फ को तितर बितर कर दिया और पल भर में गंजे काले वस्त्रधारी रोजबर्ग के शरीर के सामने प्रकट हो गईं। ये कैसे हो सकता है? रेडबिट तेजी से पीछे की ओर उछली, एक प्रकाश की किरण में बदल गई और पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक उसके हाथों में एक नीली घंटी प्रकट हो गई। हालांकि उस विशाल काली तलवार की सुनहरी लपटें अचानक फैल गईं और एक धमाके के साथ उसने तुरंत रेडबिट को घेर लिया। नहीं, एक दयनीय पीड़ादायक चीख सुनहरी लपटों में नहाए रेडबिट पीड़ा से चीखी और फिर उसका शरीर तुरंत जलकर राख हो गया। उसकी दिव्य आत्मा भी जलकर नष्ट हो गई। ये कैसी धरती की आग है? डोंग वन इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा बदल गया। छोटी प्रशिक्षु बहन। टोकरी के भीतर निपुण रेडलीफ ने बाहर से आती हुई वह करुण चीख सुनी। वह घबरा गया। डोंग वन, मेरी छोटी प्रशिक्षु बहन को क्या हुआ? हा, अर्थ फायर। ड्रैगनवेल राजा ने ठंडी हंसी। ये प्राइमल फायर है। डोंग वन का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उस दल में शामिल अडेप्ट रेडलीफ का चेहरा भी बदल गया। प्राइमल फायर, लपटों की सतह को देखकर ये पहचानना मुश्किल था। आखिरकार पृथ्वी की अग्नि 100 से ज्यादा प्रकार की थी, जिनमें सुनहरी, सफेद, हरी और कई तरह की अन्य लपटें शामिल थीं। उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल था। हालांकि आदि अग्नि वह ज्वाला थी जो आदि कछुआ सांप ने स्वाभाविक रूप से उत्पन्न की थी। इसकी शक्ति प्रचंड थी। संभवतः पृथ्वी की अग्नि को उससे मुकाबला करने के लिए तीसरी श्रेणी तक विकसित करना होगा। वह मर चुकी है। अब तुम भी मर सकते हो। बस एक विचार के साथ ड्रैगनवेल राजा ने अपनी उड़ती हुई तलवार डोंग वन की ओर वार की। यह एक स्वर्ग श्रेणी की उड़ती हुई तलवार थी जो उसे भाग्य से मिली थी। इसकी शक्ति को देखते हुए एक साधारण स्वर्ग श्रेणी की उड़ती हुई तलवार प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि वह उड़ती हुई तलवारों के इस्तेमाल में बहुत कुशल नहीं था, लेकिन चूंकि वह एक आदिम दाववादी बन गया था, इसलिए वह इस उड़ती हुई तलवार को अपने आदिम स्तर के तात्विक से भर सकता था और साथ ही उसे अपनी आदिम अग्नि से भी भर सकता था। इस प्रकार इस हमले की शक्ति उसके फील्ड गॉड दिव्य क्षमता के हमलों की शक्ति के बिल्कुल बराबर थी। पिछली बार मैं ब्लैक व्हाइट कॉलेज के एक ऐसे शिष्य से टकराया था जो दैवीय इच्छाशक्ति से हमला कर सकता था। इस बार मैं एक आदिम दिरेमोन्स्टर से टकराया। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? डोंग वन का चेहरा राख सा हो गया था। दांत पीसते हुए वह तुरंत एक रक्तिम प्रकाश की रेखा में बदल गया। झपट्टा, वह एक बचाव तकनीक से तेजी से दूर चला गया, इतनी तेजी से कि ड्रैगनवेल भी थोड़ा हैरान रह गया। दुर्भाग्य से मैंने बहुत पहले ही स्पेसलॉक सीलिंग फॉर्मेशन तैयार कर लिया था। ड्रैगनवेल राजा ने अपना सिर हिलाया और ठंडी हंसी। बस एक ही कदम में वह दसियों किलोमीटर आगे बढ़ गया। जैसे ही ड्रैगनवेल राजा डोंग वन का पीछा कर रहा था, दल में शामिल निपुण रेडलीफ के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन मर गई, कोई आदिम दिरिदैत्य प्रकट हुआ। कोहरे में अडेप्ट रेडलीफ ने दांत पीसते हुए अपने हाथों में एक लंबी काली वीवर शटल निकाली। इस काली शटल से एक दुष्ट प्राचीन आभा निकल रही थी। ये भागने के लिए एक खजाना था जिसे अडेप्ट रेडलीफ ने साहसिक यात्रा के दौरान खोजा था और जो फेंट गॉड युग से चली आ रही थी। इसका नाम था 9 स्वर्गों और 10 नरकों का प्रकाश गति शटल। इसका इस्तेमाल करने पर व्यक्ति की गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती थी और शटल के सिरे भी बेहद आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे, जो किसी ऊंचे पहाड़ को भी आसानी से भेद सकते थे। हालांकि एक बार उपयोग करने के बाद शटल की शक्ति समाप्त हो जाएगी और शक्ति पुनः उत्पन्न होने के लिए उसे 10 वर्ष और इंतजार करना होगा। कोई और विकल्प नहीं। निपुण रेडलीफ ने तुरंत उसे सक्रिय करने की इच्छा की। स्वश, दुष्ट काली शटल अचानक आकार में बहुत बड़ी हो गई, जबकि निपुण स्वयं उसके भीतर छिप गया।
स्वश लंबी काली शटल तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गई। इतनी आश्चर्यजनक गति से घूम रही थी कि वह छोटी सी भ्रमित करने वाली संरचना उसे जरा भी बाधित नहीं कर पाए। वह आसानी से उस संरचना से होकर गुजर गई और फिर काली बिजली की एक किरण की तरह गति करते हुए वह बिना किसी प्रयास के चट्टानी पहाड़ को भेदती हुई फिर सीलिंग संरचना के किनारों से टकरा गई। क्रंच, ये सीधा आर पार हो गया और फिर तेज रफ्तार से चलता हुआ दूर जंगल में गायब हो गया। डोंग वन, जो भागने की फिराक में था, उस विशाल सीलिंग संरचना को घूरने लगा। अचानक वह निराश हो गया। वह उस पर 2 बार हमला करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसे कुछ नहीं कर पाया था। तुम बच नहीं पाओगे। ड्रैगनवेल राजा अचानक प्रकट हुआ। उसके 2 ड्रैगन मूंछें आदि अग्नि के धधकते अंगारों में लिपटे हुए डोंग वन की ओर झपटे। डोंग वन के चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। हालांकि उसके पास सुरक्षा के लिए खजाने थे, लेकिन वे बस कुछ ही पल टिक पाते। अगर वह इस संरचना से बच नहीं पाया तो भी अंतिम परिणाम एक ही शब्द था, मौत। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो उस बदमाश जी निंग को दोष दो, ड्रैगनवेल राजा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम तो अभी शुरुआती कोर्स में हो, है ना? तुममें से कोई भाग गया था। वो लंबा शटल किस खजाने जैसा था? इतना तेज था। अपने व्यापक अनुभव के बावजूद उन्होंने भी इस प्राचीन खजाने के बारे में कभी नहीं सुना था, जो कि फिंड गॉड युग, 9 स्वर्गों और 10 नरकों का प्रकाश गति शटल के समय से चला आ रहा था। मैं जी निंग को दोष क्यों दूं? डोंग वन गुस्से से दहाड़ा। अगर मुझे मरना ही है तो मुझे ये जानते हुए मरना चाहिए कि क्यों। ड्रैगनवेल राजा अपने सामने खड़े मानव साधक को आश्चर्य से देखता रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं कि उस समूह में जो व्यक्ति है वह वही बदचलन बच्चा है? जी निंग उस संरचना के अंदर है। डोंग वन ने घूर कर देखा। लेकिन अगर उसे पता होता कि उस टुकड़ी के अंदर जी निंग है तो वह बिना कुछ कहे तुरंत भाग जाता। पिछली बार वे 6 लोग एकजुट होने के बावजूद जी निंग और उसके साथी शिष्य के हाथों हार गए थे। वह फिर से जी निंग के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगा? लेकिन जी निंग ने एक शब्द भी नहीं कहा था। तुम निंदनीय, घृणित जी निंग, इस जन्म में तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन अगले जन्म में मैं अपना बदला लूंगा। डोंग वन के चेहरे पर एक जंगली उन्मत्त भाव उभर आया। धमाका। जैसे ही ड्रैगन मूंछें आगे बढ़ीं, उसका पूरा शरीर तुरंत उड़ गया। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक आदिम ताववादी था और आदिम अग्नि से खुद को जलाकर मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी दिव्य आत्मा भी जलकर राख हो जाएगी। इसका मतलब था कि उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। अगर वह आत्महत्या कर लेता तो कम से कम वह पुनर्जन्म के चक्र में फिर से शामिल हो पाता। सीधी मौत। ड्रैगनवेल राजा को वास्तव में इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथ की एक लहर से डोंग वन द्वारा छोड़े गए खजानों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उन्हें पलटने की जहमत नहीं उठाई। एक छलांग लगाकर वह एक बार फिर निंग की ओर बढ़ा। निंग वहां कमल मुद्रा में बैठा था। एक के बाद एक पृथ्वी की अग्नि की किरणें उसके जिफू में समाहित हो रही थीं। उसकी अवशोषण गति इतनी तेज थी कि पास खड़े किंग और नॉर्थसन दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। मेरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कैसे हैं? क्या वह ठीक हैं? नॉर्थसन चिंतित था। किंग ने भी निंग की ओर देखा। गुरुजी चाहते हैं कि पृथ्वी की अग्नि का प्रत्यारोपण जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और सचमुच निंग पूरी ताकत से लगा हुआ था। पिछले 3 दिनों में वह काफी हद तक पृथ्वी की आग सोख चुका था। अभी जब निपुण रेडलीफ और बाकी लोग उस संरचना को तोड़ने आए थे तो निंग ने तुरंत अवशोषण प्रक्रिया तेज कर दी थी। आखिरकार मेरे पास पर्याप्त पृथ्वी अग्नि है। निंग अब किसी और चीज में उलझा नहीं रह सकता था। घनीभूत। उसके जिफू क्षेत्र के हजारों तारे, जैद खरगोश और सुनहरा कौवा, सभी ने प्रकाश की अनगिनत किरणें उत्सर्जित की जो पृथ्वी अग्नि द्वीप पर उतरी, मानो एक विशाल अवरोध बना रही हों जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया हो। पृथ्वी अग्नि तेजी से घूमने लगी और अपने ऊपर के रूनों में विलीन हो गई, जिससे वे सोने में बदल गए। चटक। पृथ्वी अग्नि द्वीप के ऊपर अचानक एक नन्ही सुनहरी लौ पैदा हुई। सफलता। निंग ने राहत की सांस ली। आंखें खोलकर उसने अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई और लिटिल किंग की ओर देखा। निंग का माथा और पीठ ठंडे पसीने से तरबतर थे। अंत में वह सचमुच पृथ्वी की आग को पूरी तरह से अवशोषित करने में लगा हुआ था। इस तरह की अवशोषण गति सचमुच घातक थी, मानो वह किसी स्टील के तार पर नाच रहा हो। जरा सी भी चूक और वह नीचे गिर जाता। हालांकि बाहर एक आदिम दिरे मॉन्स्टर के साथ निंग के पास और कोई विकल्प नहीं था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, बाहर क्या हो रहा है? नॉर्थसन ने जल्दी से पूछा। मैंने देखा कि एडेप्ट रेडलीफ, जो हमारी विस्मयकारी संरचना में था, पहले ही भाग चुका है और बाहर लड़ाई चल रही है। ये ड्रैगनवेल है, निंग ने गंभीरता से कहा। ड्रैगनवेल? किंग ने चौंकते हुए कहा। वह ड्रैगनवेल डायर मॉन्स्टर जिससे हम पिछली बार मिले थे, लेकिन अभी अभी मैंने बाहर से प्राइमल फायर शब्द सुना। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगनवेल पहले ही प्राइमल डायफिएंट बन गया हो? निंग ने सिर हिलाया। क्विंकिंग और नॉर्थसन के दिल तुरंत ठंडे हो गए। अडेप्ट रेडलीफ के विपरीत निंग और नॉर्थसन अभी अभी अपने स्कूल से निकले थे। उन्होंने बाहर बहुत कम समय बिताया था और उनके पास जो खजाने थे वे उनके स्कूलों द्वारा दिए गए खजानों तक ही सीमित थे। उनके पास कोई अजीब खजाना नहीं था, जैसे 9 स्वर्गों और 10 नरकों का लाइट स्पीड शटल। ग्रैंड सीलिंग फॉर्मेशन अभी भी एक पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना ही है, निंग ने मन ही मन कहा। हालांकि अब यह एक प्राइमल डायर मॉन्स्टर है और इसे प्राइमल स्तर के एलिमेंटल की से सक्रिय कर दिया गया है। सील्स की शक्ति की एक सीमा होती है। अगर मैं इस पर पूरी शक्ति से प्रहार करूं तो शायद मैं इसे तोड़ सकूं।
वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मेरे पास एक संरक्षक संरचना है जो गुरु ने मुझे दी थी। ये थोड़े समय के लिए एक आदिम ताओवादी की शक्ति के साथ फूट सकती है। इसे संरचना को भेदने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ये संरक्षक संरचना केवल 10 सांसों तक ही लड़ सकती है, जिसके बाद ये तुरंत विघटित हो जाएगी, क्योंकि इसे बनाने वाली सामग्री साधारण थी, नॉर्टसन ने कहा। निंग को राहत मिली। ये बात समझ में आई। उसके अपने गुरु अमर डायनकाई ने भी उसे 2 सुरक्षात्मक वस्तुएं दी थीं। ताओवादी जेडफाइन अपने शिष्य नॉर्टसन से और भी ज्यादा प्यार करती थी। इसके अलावा वह निर्माणों के ताव में माहिर थी। कुछ सचमुच राक्षसी निर्माण उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ने में सक्षम थे। उसके कनिष्ठ शिष्य भाई के पास भी कुछ सुरक्षात्मक खजाने होना स्वाभाविक ही था। हा हा हा, एक गहरी आवाज हंसी। जी निंग, बदमाश, पिछली बार तुम इतने घमंडी और ढीठ थे। क्या तुमने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? 10,000 साल की ट्रेनिंग, सब कुछ चरम पर पहुंच गया और मैं प्राइमल लेवल तक पहुंच गया। अब तुम्हें मारना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे मार डालोगे? जब हम लड़े थे तो तुम तेजी से भागने की वजह से बच गए थे, निंग ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि तुम एक आदिम बन गए हो, लेकिन तुमने हाल ही में ही सफलता पाई है। मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्ति अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। हम श्वेत महाविद्यालय के शिष्य अपने से ऊंचे स्तर के लोगों से लड़ने में माहिर हैं। काले गोरे कॉलेज। ड्रैगनवेल राजा थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने उपहास किया। उसके पास एक दुष्ट देवता का शरीर, एक दिव्य क्षमता थी, और वह एक आदिम दिरिदैत्य था जिसमें असाधारण रूप से उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। उसे वांशियांग सिद्ध की क्या चिंता थी? अगर तुम अभी चले जाओ तो अपनी जान बचा सकते हो, वरना। निंग ने बाहर की ओर देखा। ड्रैगनवेल राजा उस संरचना के ठीक बाहर खड़ा था। उन दोनों के लिए, जो दिव्य ज्ञान से युक्त थे, भ्रमित करने वाली संरचनाएं पूरी तरह से बेकार थीं। पुस्तक 8, अध्याय 32, जागृत। छोटे किंग, इस भ्रामक संरचना को समेट लो, जी निंग ने निर्देश दिया। ड्रैगनवेल राजा के सामने ये भ्रामक संरचना किसी काम की नहीं थी। इससे वे केवल खुद ही उलझन में पड़ जाएंगे। वह संरचना गायब हो गई। अब ड्रैगनवेल राजा का विशाल, भारी भरकम शरीर दूर खड़ा दिखाई दे रहा था। ड्रैगनवेल राजा का आभामंडल अब पहले से कहीं ज्यादा क्रूर और विस्फोटक था। निंग को अपने अवचेतन में खतरे का आभास हुआ। यह उसकी दिव्य आत्मा की चेतावनी थी। मुझे प्राइमल बनने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। इस तरह मैंने उन 2 इंसानों को मारने में तुम्हारी मदद की। वे तुम्हारे दुश्मन होने चाहिए थे, है ना? ड्रैगनवेल ने निंग को तिरस्कार से देखा, फिर कहा, मेरे सभी भाई बहन तुम तीनों के हाथों मारे गए। और तुम, जी निंग, तुम किसी और से ज्यादा मौत की हकदार हो। जाओ। ड्रैगनवेल की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। झप, एक विशाल काली तलवार, 30 मीटर लंबी, लगभग एक युद्धपोत के आकार की, सीधे जी निंग की ओर बढ़ी। तलवार की सतह आदिम अग्नि की घूमती लपटों से ढकी हुई थी। ये देखकर निंग ने एक ठंडी सिसकारी भरी, और उसी समय उसकी अपनी दिव्य इंद्रिय ने सोलशेखर आर्ट को प्रकट किया। दिव्य इच्छा की लहरें बाढ़ की तरह आगे बढ़ीं और ड्रैगनवेल की आदिम आत्मा पर बुरी तरह प्रहार किया। गड़गड़ाहट। ड्रैगनवेल ने अपनी आदिम आत्मा में सिहरन महसूस की और उसके जादुई खजानों की शक्ति काफी कम हो गई। इससे ड्रैगनवेल मन ही मन चौंक गया। इस जी निंग की आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? क्या वह पुनर्जन्म लेने वाला अमर हो सकता है? लेकिन अगर वह था भी, तो भी उसे मरना ही था। हाँ। आदिम अग्निलीय विशाल काली तलवार निंग की ओर उड़ते हुए चीखी। निंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उसका शरीर तुरंत फैल गया और वह 10 मीटर ऊंचे विशालकाय में बदल गया। उसके हाथों में मौजूद डार्कनॉर्थ तलवारें जैसे ही लड़ने के लिए आगे बढ़ीं, धुंधली हो गईं। धमाका। तलवार की रोशनी और विशाल काली तलवार हवा में टकरा गईं। स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल करने के बाद जी निंग ने इस तलवार के प्रहार से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति छोड़ी और विशाल काली तलवार को बलपूर्वक पीछे धकेलने में सफल रहा, जबकि वह खुद 2 कदम पीछे हट गया। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर जलज्वाला कमल प्रकट हुआ। इस मनमोहक सुंदर कमल की पंखुड़ियों में अब बर्फीली भीषण बर्फ और सुनहरी पृथ्वी की अग्नि दोनों समाहित थीं, जिससे इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। ड्रैगनवेल, तुम मुझे मारने के लिए सिर्फ जादुई खजानों पर निर्भर रहना चाहते हो? तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नीची नजर से देख रहे हो। निंग जोर से हंसा। ड्रैगनवेल ने भी इस बात पर गौर किया। इस जी निंग की ताकत उन 2 अन्य वांशियांग सिद्धों से कहीं ज्यादा थी, खासकर नजदीकी मुकाबलों में वह बेहद ताकतवर था। जैसी आपकी इच्छा। ड्रैगनवेल राजा ने जोर से चीख मारी और तुरंत ही उसका पूरा शरीर स्वर्ग भरने वाले कोहरे में बदल गया। लेकिन फिर उस भूमिगत नदी के पास उसका शरीर अपने असली रूप में बदलने लगा। निंग ने जल्दी से पास के नॉर्टसन और किंग को संदेश भेजा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, लिटिल किंग, एक बार जब ये ड्रैगनवेल अपना असली रूप धारण कर लेगा तो यह आकाश को तहस नहस कर देगा और धरती को चकनाचूर कर देगा। पहाड़ के आसपास के हिस्से निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाएंगे। मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे रोकूंगा। तुम दोनों जल्दी करो और इस सीलिंग संरचना से बाहर निकल जाओ। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, इस संरचना को तोड़ने और संरचना के झंडों को उखाड़ने के लिए जो भी उपाय करना पड़े, करो। एक बार यह संरचना खत्म हो जाए तो मेरे पास भागने के कई रास्ते होंगे। नॉर्टसन क्षण भर झिझका, फिर सिर हिलाया। ठीक है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, सावधान रहना, चिंता मत करो। निंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई और किंग की तरफ देखा। स्वर्गीय परिवर्तन की दिव्य क्षमता के कारण एक विशालकाय में तब्दील हो जाने के बाद उनके साथ बातचीत करना सचमुच थोड़ा अजीब लग रहा था। गड़गड़ाहट। इस भूमिगत गुफा में ड्रैगनवेल का असली रूप आकार लेने लगा था।
उसका शरीर बहुत विशाल था, जबकि गुफाएं बहुत छोटी थीं। अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करने के बाद उसकी लंबाई 10,000 मीटर थी, जबकि उसका शरीर सैकड़ों मीटर चौड़ा था। इतने विशाल शरीर को एक पहाड़ी गुफा में ठूंसने का मतलब था कि आसपास का पहाड़ ही टूटने लगेगा। टूट जाओ। ड्रैगन वेल भी बहुत सीमित और तंग महसूस कर रही थी। जब वह छोटी थी तो डार्क नॉर्थ सीज में रहती थी। इस विशाल क्षेत्र में आने के बाद वह आमतौर पर विशाल आकाश में ही संघर्ष करती थी। स्वाभाविक रूप से उसे खुली जगहें पसंद थीं और जमीन के नीचे उसे ज्यादा आराम नहीं मिलता था। उसका विशाल भारी शरीर जोर जोर से हिलने और मचलने लगा, उसकी पूंछ भी हिल रही थी। धम्मा, ऐसा लगा जैसे कोई केंचुआ पलट गया हो, और इसी क्रम में ऊपर की वह पर्वत चोटी जो 10 किलोमीटर तक फैली हुई थी, अचानक गिरकर ढह गई। कई पत्थर भी उछलकर आसमान में उड़ गए, यहाँ तक कि धरती भी फट गई और भूमिगत नदी का तल भी बंद हो गया। भूमिगत मार्ग, जो पहले 30 मीटर चौड़ा था, अचानक बलपूर्वक 3000 मीटर चौड़ा हो गया। गड़गड़ाहट। उनके नीचे उबलता हुआ लावा भी आसमान की ओर बढ़ने लगा और लावा की नदी का रुख पलटते ही आग की लपटें फूटने लगीं। ड्रैगनवेल के अपने असली रूप के प्रकट होने से सचमुच आकाश फट गया और धरती चकनाचूर हो गई। निंग ने अपनी दोनों तलवारें हाथों में पकड़ रखी थीं और यह सब देख रहा था, जबकि उसके चारों ओर जलज्वाला कमल खिल रहा था। जल्दी करो और चले जाओ। निंग ने तुरंत उन्हें संदेश भेजा और चिल्लाया, अगर हम अलग हो गए तो हम भयंकर बर्फ वाले स्थान पर फिर से मिलेंगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, सावधान रहें। मालिक, सावधान रहें। किंकी तुरंत एक छोटे सांप में बदल गई और नॉर्थसन की बाहों में लिपट गई। नॉर्थसन तो मानो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए टूटते हुए पत्थरों को चीरता हुआ बाहर की ओर निकल पड़ा। हा, भाग रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच जाओगे? ड्रैगनवेल के विशाल ड्रैकोनिक सिर ने एक जंगली, क्रूर हंसी निकाली। अब उनके स्थान से आकाश दिखाई दे रहा था और उनके चारों ओर का लावा बुदबुदा रहा था और फुफकार रहा था। ये पूरी तरह से अराजकता का दृश्य था। मर जाओ। ड्रैगनवेल के 2 ड्रैगन मूंछें निंग की ओर एक व्यापक गति से उतरे, आदिम अग्नि से घिरे हुए और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। टूट। निंग की तलवार की रोशनी खास तौर पर चकाचौंध कर देने वाली थी। धमाका। निंग की दोनों तलवारें आपस में टकराईं और टक्कर के साथ ही निंग पीछे की ओर उड़ गया। इसकी शक्ति काफी बढ़ गई है। निंग को पहाड़ की चट्टानों के दसियों मीटर तोड़ते हुए भेजा गया और उसका चेहरा बदल गया। हाँ, ठीक है, ये ड्रैगन मूंछें इसके अंतर्निहित जादुई खजाने हैं जिन्हें विकसित करने में इसने कई साल बिताए हैं। अब जब यह अपने असली रूप में एक आदिम बन गया है तो इसके आंतरिक जादुई खजानों की शक्ति स्वाभाविक रूप से नाटकीय रूप से बढ़ गई है। अपने असली रूप में वापस आने के बाद ड्रैगनवेल की शक्ति काफी बढ़ गई थी। स्टार सीजिंग हैंड इस्तेमाल करने के बावजूद निंग को अब भी लग रहा था कि वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। लगता है मेरी शक्ति अब भी आदिम दाववादियों से काफी कमजोर है। निंग ड्रैगनवेल राजा के सामने खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे लड़े और उसे टालने का कोई उपाय सोच रहा था। लेकिन अचानक दुनिया चुप हो गई। लावा की नदी, जो पहले विपरीत दिशा में बह रही थी, रुक गई। भूमिगत नदी का छींटे मारता पानी हवा में जम गया। जो पत्थर आसमान में फेंके गए थे वे वहीं जम गए। निंग अभी भी विंडविंग इवेजन को अंजाम देने की मुद्रा में था और उन्मत्तता से पीछे हट रहा था। नॉर्थसन भव्य सीलिंग बैरियर के सामने अविचलित खड़ा था, यहाँ तक कि हवा में तैरता हुआ अतुलनीय रूप से विशाल ड्रैगनवेल डायर मॉन्स्टर भी रुक गया था। उसकी ड्रैगन मूंछें जो हवा में नाच रही थीं, अब वहीं जम गई थीं। उस पल ऐसा लगा जैसे इस क्षेत्र में सब कुछ थम सा गया हो। लेकिन निंग, नॉर्थसन, एजियो स्काईस्नैक और ड्रैगनवेल किंग, ये 4 जीव अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा नहीं था। ये है। निंग को एक अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति का अचानक उतरना महसूस हुआ, इतना शक्तिशाली कि उसने उसे पूरी तरह से दबा दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी हिमखंड के ऊपर बैठी चींटी हो जो हिल भी नहीं पा रही हो। उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे वह अपने चेहरे के भाव नहीं बदल पा रहा हो। शक्ति का वह उभार सचमुच बहुत बड़ा था। क्या हो रहा है? निंग पूरी तरह से स्तब्ध और बेचैन था। उसकी आत्मा उस पर धड़क रही थी, एक भयानक खतरे की चीखें। निंग को लग रहा था कि जो भी खतरा सामने आया है वह उसे तुरंत मिटा सकता है। यह क्या है? नॉर्थसन, जो अभी अभी भव्य सीलिंग संरचना तक पहुंचा था, भी अतुलनीय रूप से उन्मत्त था। उसके मन में भी वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी तरह से दबा दिया गया हो और सील कर दिया गया हो। वह एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। वह ये भी देख सकता था कि हवा में मौजूद चट्टानें भी बिल्कुल नहीं हिल रही थीं, जिससे वह और भी भयभीत हो गया। ड्रैगनवेल भी स्तब्ध रह गई। वह एक आदिम राक्षस थी और वह भी एक ड्रैगनवेल। उसकी शक्ति कितनी अद्भुत थी। अपने शरीर के एक ही झटके से वह आकाश को चकनाचूर कर सकती थी और धरती को तोड़ सकती थी, और फिर भी उसी क्षण उसका विशाल शरीर हवा में लटक गया, हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ। मैं पहले ही आदिम अवस्था में पहुंच चुका हूँ। ये कौन सी शक्ति है जो मुझे वापस लड़ने से भी रोक सकती है? अमर भी इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते। क्या ये कोई दिव्य अमर हो सकता है, या कोई ऐसा अमर जो लाखों करोड़ों वर्षों से जीवित है? ड्रैगनवेल का हृदय भी अनेक विचारों से भरा हुआ था और वह भी भयभीत और बेचैन था। हालांकि निंग बिल्कुल भी नहीं हिला, फिर भी वह देख सकता था। क्या वो? निंग अचानक हैरानी से देखता रह गया जब दूर से बहता हुआ लावा का दरिया 2 भागों में बंटने लगा। पूरी धरती फटने लगी और उसमें से लावा से लिपटा एक विशाल लाल हाथ निकला।
इस हाथ को बस उसे घूरते हुए निंग निराशा से भर गया। ये तब हुआ जब सत्ता में असमानता अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। इस विशालकाय हाथ की हथेली 3000 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी और हथेली की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। ये प्राचीन आड़ी तिरछी हथेली की रेखाएं मानो नक्काशीदार या गढ़ी हुई हों। जैसे ही यह विशालकाय अग्निमय हाथ लावा से बाहर निकला, उसने हवा में ही ड्रैगन वेल का सिर पकड़ लिया। क्रंच! अंडे को कुचलने की तरह उस विशाल उग्र हाथ ने ड्रैगन वेल की खोपड़ी को आसानी से चुटकी में लेकर कुचल दिया। हालांकि ड्रैगन वेल एक दुष्ट देवता शरीर शोधक था, लेकिन जिस क्षण उसका सिर कुचला गया, उसकी आत्मा भी कुचलकर बिखर गई। उसे पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिला। एक महान आदिम राक्षस की अभी अभी मृत्यु हुई है। ये निंग का दिल अतुलनीय सदमे से भर गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। यहाँ तक कि उसके चेहरे की मांसपेशियां भी नहीं हिल पा रही थीं। गड़गड़ाहट! फटते लावा से अचानक एक और भी ज्यादा विशालकाय आग जैसा लाल सिर निकला। हाँ, एक सिर, उसकी एक आंख, एक नाक और एक मुंह था। अकेले उसके सिर का आकार 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। उसका पूरा विशाल शरीर धीरे धीरे धरती की गहरी खाई से बाहर निकला। उसके आधे शरीर के प्रकट होने के बाद ही वह रुका। उसका शरीर मानो ठोस मैग्मा से बना हो और उससे एक अतुलनीय झुलसाने वाली आभा निकल रही थी। उसने ड्रैगनवेल की लाश पर नजर डाली, जो अब टूटी हुई चट्टानों के बीच पड़ी थी। उसकी एक आग जैसी लाल पुतली में एक ठंडी सी झलक थी। एक छोटे से केचुए ने सचमुच मेरे घर को तबाह करने और मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत की। वह मरने लायक था, ये दानव गड़गड़ाया। निंग अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन मन ही मन वह सदमे से चीख रहा था, दुष्टदेव, ये तो सचमुच एक सच्चा दुष्टदेव है। इस क्षण निंग को कोई और संभावना नहीं सूझ रही थी। न तो अमर और न ही महादैत्य इस प्राणी के रूप रंग से मेल खाते थे। यह अतुलनीय रूप से प्राचीन भयानक उपस्थिति, रूप, आभा या शक्ति के संदर्भ में केवल एक ही प्राणी इसके समान था, वह था एक फींड गॉड। फींड गॉड स्वयं स्वर्ग से उत्पन्न होते थे और इसलिए अधिकांश के शरीर अतुलनीय रूप से विशाल होते थे। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और उनका जन्म अथाह युगों पहले फींड गॉड युग के दौरान हुआ था। और दो इंसान, साथ में एक छोटा सा सांप। ये प्राचीन दानव देवता, जो न जाने कब से सो रहा था, अपनी एक आंख निंग, नॉर्थसन और एजियो स्काईस्नैक की ओर ऐसे घुमा रहा था मानो वह चींटियों को देख रहा हो। पुस्तक 8, अध्याय 33, दुष्ट देवता और मनुष्य। जी निंग, म्यू नॉर्थसन और नीला आकाश सांप इस प्राचीन राक्षस की ओर से अपनी ओर आती हत्या की नीयत का आभास महसूस कर सकते थे। वे तीनों सचमुच उसके सामने चींटियों की तरह थे। वह उन्हें मारे या न मारे, ये सचमुच एक मामूली बात थी। आखिरकार वह लावा की नदी के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। जागने के बाद वह काफी चिढ़ गया था और इसलिए मुख्य अपराधी, वह ड्रैगनवेल, सबसे पहले मर गया। निंग और बाकी लोग बस बदकिस्मत थे कि इस सब की चपेट में आ गए। नहीं, नॉर्थसन को जब हत्या का इरादा महसूस हुआ तो वह अपने दिल में निराशा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या वह मरने वाला था? मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। मैंने अभी अभी ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला लिया है। मैंने माँ की कब्र के सामने कसम खाई थी कि मैं ब्लूवुड परिवार को उनके किए पर पछतावा करवाऊंगा। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। नॉर्थसन की आंखें असीम घबराहट और पछतावे से भरी थीं, लेकिन उस असीम दबाव के आगे वह अपने चेहरे के भाव भी नहीं बदल सका। क्या मैं मर जाऊंगी? नीला आकाश सांप नॉर्थसन की बाहों में लिपटा हुआ था। वह अपनी आंखों के कोने से उस विशाल प्राचीन राक्षस देवता को देख पा रही थी। उस प्राचीन राक्षस देवता ने उसे जो एहसास दिया, वह विशाल ब्रह्मांड का ही एहसास था। वह खुद को रोक पाने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। ये दुखद है कि मैं वुडी के साथ मरने वाली हूँ। अगर मुझे मरना ही है तो मुझे मास्टर के साथ मरना चाहिए। नीला आकाश सांप मन ही मन बुदबुदाया। उसने निंग की ओर भी देखा, लेकिन पहाड़ उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। निंग को भी लगा जैसे मौत उसकी तरफ आ रही है। उसे पहले कभी आसन मौत का इतना गहरा एहसास नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब वह पानी के नीचे की जमीन के 3 परीक्षणों से गुजर रहा था, तब भी उसे इतना कमजोर महसूस नहीं हुआ था। वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था। आसन मौत का यह एहसास निंग के लिए एक ऐसी चीज थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने अभी तक स्नोड्रैगन पर्वत को नष्ट नहीं किया है। मैं 3 लोकों में एक प्रमुख शक्ति बनने के करीब भी नहीं आया हूँ। पिताजी, माताजी, मैं देखना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म के बाद वे अच्छा जीवन जी रहे हैं या नहीं। और ऑटम लीफ, वह अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। निंग खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। हालांकि उसकी छाती के सामने अभी भी वह सुरक्षा कवच था जो उसे अमर डायनाकाई ने दिया था, जो एक विचार मात्र से ही सुरक्षा कवच छोड़ देता था। लेकिन वह किसी भीले अमर या पृथ्वी अमर की शक्ति का केवल एक सांस के बराबर ही प्रतिरोध कर पाता। एक ऐसे राक्षस के सामने जिसने एक आदिम राक्षस को चींटी पर पैर रखने जितनी आसानी से मार डाला था, वह क्या कर सकता था? सक्रिय करो। निंग ने बहुत पहले ही ब्रोच बांध दिया था। बस एक विचार के साथ निंग ने तुरंत ब्रोच को सक्रिय करने का प्रयास किया और उसके भीतर की सुरक्षात्मक तलवार की बाहर निकलने लगी। हालांकि यह शायद बेकार था, फिर भी उसे कम से कम एक कोशिश तो करनी ही थी। अरे! प्राचीन दानवदेव की एक आंख निंग को घूरने लगी। वह सर्वव्यापी शक्ति भी पूरी तरह से निंग पर केंद्रित थी और निंग के ब्रोच की ओर भी दबाव डाल रही थी। ब्रोच के भीतर की सुरक्षात्मक तलवार की ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य निराकार शक्ति ने उसे दबा दिया, जिससे वह बाहर नहीं निकल पाए।
इसे वापस अंदर धकेल दिया गया। निंग ने इसे फिर से सक्रिय करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन फिर भी इसे वापस अंदर धकेल दिया गया। ये कैसे हो सकता है? निंग अब सचमुच शक्तिहीन महसूस कर रहा था, लेकिन प्राचीन दानवदेव की एक आंख में आश्चर्य की एक झलक थी। उसने निंग की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, एक अमर तलवार, एक भीला अमर या एक पृथ्वी अमर। तलवार की सघन और तीखी दोनों है। हालांकि यह अमर नॉर्थवॉकर की तलवार से थोड़ी अलग है, जिसने अतीत में मेरा पीछा किया था, फिर भी यह काफी आश्चर्यजनक है। इस मानव बालक के पीछे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली अमर तलवार है। उस अमर तलवारधारी के शायद उसके और भी साथी और सीनियर्स होंगे जो उसके पीछे खड़े हैं। प्राचीन दानवदेव ने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पिछली बार जब मेरा पीछा किया गया था तो मैंने बहुत कष्ट सहा था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो फिंगॉड युग से लेकर वर्तमान युग तक अस्तित्व में था, वह अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य कितने भयानक थे। तुम एक कमजोर को मारोगे, एक ताकतवर आ जाएगा। तुम एक मजबूत को मारोगे तो ताकतवरों की एक पूरी टोली आ जाएगी। इंसानों के पास जरूरत से ज्यादा विशेषज्ञ थे और वे अमर प्राणियों के पूरे समूह को उस अकेले इंसान पर हमला करने के लिए भेज सकते थे। अनगिनत बार इस तरह की यातनाएं झेलने के कारण वह बेहद सतर्क हो गया था। यही सावधानी उसे आज तक जिंदा रहने में मदद कर पाई है, वरना इंसानों ने उसे बहुत पहले ही मार डाला होता या बंद कर दिया होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य बहुत जल्दी प्रशिक्षण लेते थे। दैत्यदेव स्वर्ग की प्रिय संतान थे। वे अपार शक्ति के साथ पैदा हुए थे और स्वाभाविक रूप से शक्ति में वृद्धि होने के कारण उन्हें 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों का सामना भी नहीं करना पड़ा। केवल मानव साधकों को ही 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों का सामना करना पड़ा। हालांकि दैत्यदेव सीखने और समझने में बहुत धीमे थे। वे आमतौर पर प्रशिक्षण में दसियों या लाखों साल या यहाँ तक कि लाखों साल भी लगाते थे। उनके लिए प्रशिक्षण में अतुलनीय रूप से लंबा समय लगता था। लेकिन एक इंसान तो बस कुछ ही सदियों में अमर हो सकता है। कुछ ही सदियों में दैत्यों के लिए तो ये बहुत ही कम समय था। उनमें अद्भुत प्रजनन क्षमताएं, शक्तिशाली सीखने की क्षमताएं और तेजी से प्रगति करने की क्षमता थी। यही कारण था कि मनुष्य इस दुनिया की अनगिनत जातियों के और वास्तव में संपूर्ण त्रिलोक के सच्चे नेता बन गए। वे सच्चे अधिपति थे, यहाँ तक कि दुष्ट देवताओं को भी उनसे दूर रहना पड़ता था। अरे, और एक भीला अमर आ गया है। प्राचीन दानवदेव ने दूर आसमान की ओर देखा। उसके लिए इस लूज इमोर्टल को मारना बेहद आसान होगा, लेकिन क्या उसकी हिम्मत थी? उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह लूज इमोर्टल रेन ड्रैगन गार्ड का सदस्य होना चाहिए। अगर उसने उनमें से किसी एक को मार दिया तो बहुत जल्द गार्ड दसियों या सैकड़ों लूज इमोर्टल भेज देगा, और शायद ग्रैंड जिया राजवंश की शाही राजधानी भी अपने कुछ प्राचीन, लगभग अजेय पुतलों को भेज देगी। चलने का समय हो गया। प्राचीन राक्षस का पूरा शरीर तुरंत जमीन से बाहर आ गया, बस एक ही कदम के साथ। फुसफुसाहट, अंतरिक्ष मुड़ गया और प्राचीन राक्षस उस घुमावदार शून्य में समा गया। बिना किसी निशान के गायब हो गया। हवा में अटके पानी और उड़ते पत्थर आखिरकार रह गए। एक पल के लिए तो वहां अफरा तफरी मच गई। वह चला गया। निंग आश्चर्य से देखता रह गया, और फिर अपनी आंखों के कोने से उसने ड्रैगनवेल की विशाल लाश को घूरा। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और ड्रैगनवेल की पूरी विशाल 3000 मीटर लंबी लाश को अपने भंडारण प्रकार के जादुई खजाने में समेट लिया। शुरुआती वांशियांक स्तर पर पहुंचने के बाद निंग ने पृथ्वी श्रेणी के एक भंडारण बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये युद्ध में मिली एक लूट थी जो उसने पहले वांशियांक डायरे मॉन्स्टर्स को मारकर हासिल की थी। इस बेल्ट के अंदर बहुत बड़ी जगह थी। हालांकि ड्रैगनवेल का विशाल शरीर अभी भी आधे से ज्यादा जगह घेरे हुए था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नॉर्थसन उत्साहित होकर दौड़ा। मास्टर, नीला आकाश सांप एक नीले साए में बदल गया, आगे बढ़ा और निंग की बाह के चारों ओर लिपट गया। निश्चित मृत्यु से बच निकलने के बाद उन सभी के दिलों में कुछ हद तक भावनाएं बदल गई थीं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, वह दुष्ट देवता क्यों चला गया? नॉर्थसन ने जल्दी से पूछा, और उसने हमें क्यों नहीं मारा? मुझे भी नहीं पता, निंग ने सिर हिलाया। हालांकि फेंटगॉड मन ही मन बुदबुदा रहा था, लेकिन आसपास का स्थान पूरी तरह से बंद था। ध्वनि तरंगें भी हिल नहीं पा रही थीं। स्वाभाविक रूप से निंग ने कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन ठीक इसी क्षण अचानक आसमान में एक रक्त वस्त्रधारी वृद्ध प्रकट हुआ। इस रक्त वस्त्रधारी वृद्ध के सिर पर एक मुकुट था और रक्त लाल वस्त्र अतुलनीय रूप से सुंदर थे। हालांकि उसकी निगाहों में एक आक्रोश की झलक थी। मैंने इसे भागने दिया। ये बहुत तेज भागा। ये खुद को भाग्यशाली मान सकता है। जैसे ही उसने स्थानीय लहरों को महसूस किया, वह तुरंत यहाँ की ओर दौड़ा। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि राक्षस देवता भागने लगा है। वह उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर पाया। तुम तीनों, रक्त वस्त्रधारी वृद्ध ने हवा में प्रकट होकर नीचे निंग, नॉर्थसन और नीला आकाश सांप की ओर देखा। ऐसा करते ही उन तीनों के हृदय सुन्न हो गए। तुम्हें उस फेंटगॉड को अभी अभी उभरते हुए देखना चाहिए था। रक्त वस्त्रधारी वृद्ध की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और धीरे धीरे उनके आसपास की दुनिया मानो जमने लगी। निंग, नॉर्थसन और एजियो स्काईस्नैक सभी ने अपनी ओर एक अदृश्य दबाव महसूस किया, जो फेंटगॉड द्वारा पहले इस्तेमाल की गई तकनीक जैसा ही था। हालांकि ये दबाव फेंटगॉड के दबाव से कहीं कमजोर था। इसके बावजूद निंग के समूह को पता था कि उनके सामने खड़ा यह अमर उनके लिए अभी भी अजेय था। बताओ, ये कैसा दिखता था? रक्त वस्त्रधारी वृद्ध ने नीला आकाश सांप की ओर इशारा किया। राक्षस, पहले बोलो।
नीला आकाश सांप के चेहरे पर भय का भाव उभर आया और वह तुरंत बोली। यह एक अत्यंत विशाल राक्षस था जिसकी हथेली 3000 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। इसके शरीर की बात करें तो ये 30,000 मीटर ऊंचा था। इसका शरीर लावा पत्थरों से बना हुआ प्रतीत होता था। इसकी एक आंख, एक नाक और एक मुंह था। इसके बाल नहीं थे और इसके सिर से भी लावा बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। खून से लथपथ बुजुर्ग की आंखों में हैरानी के भाव उभर आए। वह अब जाकर बुजुर्ग को पता चला कि वह कौन सा राक्षस था और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना टपकने लगा। वह बहुत करीब था। गनीमत रही कि उसने राक्षस को नहीं पकड़ा था। अगर पकड़ लेता तो शायद उसकी मौत हो जाती। इसके बाद उसने नॉर्थसन की ओर इशारा किया। तुम बोलो। जैसे ही उसके शब्द निकले, नॉर्थसन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा पर हावी हो गई हो। हालांकि वह होश में था, उसका मुंह अपने आप बोलने लगा। वह हमारे नीचे के लावा से निकला। उसका पूरा शरीर आग की तरह लाल था। उसने हमें एक अदृश्य दबाव से जकड़ लिया था जिसका हम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहे थे। उसकी एक आंख थी, एक नाक थी, एक मुंह था। तुम बोलो। रक्त वस्त्रधारी वृद्ध ने निंग की ओर इशारा किया। निंग को भी लगा कि एक अदृश्य दिव्य इच्छा ने तुरंत उसकी चेतना के सागर पर आक्रमण कर दिया है। हालांकि निंग की शक्तिशाली दिव्य इच्छा ने उसे पीछे धकेल दिया। धमाका। ईश्वरीय इच्छाओं का एक ध्वनिहीन अदृश्य टकराव। हालांकि रक्त वस्त्रधारी वृद्ध के पास पूर्ण लाभ था, फिर भी वह निंग को कठपुतली की तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अरे, तुम्हारी दिव्य आत्मा इतनी शक्तिशाली है। रक्त वस्त्रधारी वृद्ध ने जी निंग की ओर देखा। तुम किस स्कूल से हो? ये जूनियर जी निंग है जो श्वेतश्याम महाविद्यालय का शिष्य है। मेरे गुरु अमर डायनकाई हैं। निंग ने आदरपूर्वक कहा। मेरे बगल में मेरा जूनियर प्रशिक्षु भाई म्यू नॉर्थसन है। यह नीला आकाश सांप एक आत्मिक प्राणी है जिसे मैंने हाल ही में गौल पर्वत के जंगली दलदलों में घूमते हुए वश में किया है। अमर डायनकाई, श्वेतश्याम महाविद्यालय। रक्त वस्त्रधारी वृद्ध ने शांति से सिर हिलाया, फिर ठंडी आवाज में कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब दुष्ट देवता प्रकट हुआ तो उसने तुम तीनों को क्यों नहीं मारा? मुझे नहीं पता। निंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं मालूम। नॉर्थसन ने भी यही बात कही। क्विंकिंग ने बस अपना सिर हिलाया, बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। रक्त वस्त्रधारी वृद्ध अच्छी तरह जानता था कि इस प्राचीन राक्षस का स्वभाव अजीब है। क्रोधित होने पर वह कभी कभी मनुष्यों को मार डालता था। हालांकि चूंकि वह प्राचीन राक्षस हमेशा सतर्क और शांत स्वभाव का रहा था और उसने कभी भी शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले मानव अमर प्राणियों को मारने का प्रयास नहीं किया था, इसलिए जिया राजवंश ने उसका पीछा करने और उसे पकड़ने में कभी ज्यादा प्रयास नहीं किया। अगर उसने बेरहमी से नरसंहार किया होता और कई प्रभावशाली लोगों को मार डाला होता तो ग्रैंड जिया राजवंश अपने क्रोध में अपनी पूरी ताकत उस पर झोंक सकता था। ऐसी स्थिति में शायद वह कुछ ही दिनों में जिंदा पकड़ा जाता। तुम तीनों खुद को खुशकिस्मत समझ सकते हो कि एक शैतान से हुई मुलाकात में बच गए। खून से लथपथ बुजुर्ग चिल्लाया। लेकिन तुम्हें इस मुलाकात की जानकारी बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसा किया है तो रिंड्रैगन गार्ड तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। हाँ। निंग, नॉर्थसन और नीला आकाश सांप तीनों ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया। रक्त वस्त्रधारी वृद्ध ने शांति से हाथ हिलाया। तो जल्दी करो और चले जाओ। निंग के समूह ने देर करने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत ड्रैगन के सिर वाले युद्धपोत पर सवार हो गए, प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गए और तेज गति से निकल पड़े। वाह! उनके जाने के कुछ ही देर बाद एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। यह एक चांदी के बालों वाला युवक था जिसके बाल खुले और बिखरे हुए थे और जिसके सिर पर एक मुकुट भी था। उसके तुरंत बाद एक हृष्टपुष्ट कवचधारी बूढ़ा व्यक्ति भी प्रकट हुआ। एक राक्षस प्रकट हुआ। चांदी के बालों वाला युवक शांति से हंसा। वह कौन सा राक्षस था? निंग ने अंदाजा लगाया था कि इस प्राचीन राक्षस के उदय से काफी हलचल मच जाएगी। फिर भी फिलहाल ये समस्याएं अमरों के लिए थीं। ये ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें वह हस्तक्षेप कर सके। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, इस बार तो हद ही हो गई। हम तो वहीं मरते मरते बचे थे। नॉर्थसन ने आह भरी, पास के बादलों की ओर, फिर नीचे विशाल जंगल की ओर देखते हुए। जिंदा रहना कितना अच्छा है, जिंदा रहना कितना अच्छा है। निंग ने भी सिर हिलाया। अगर वह सचमुच ऐसे ही मरा होता तो ये बहुत ही अन्याय होता। उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। पुस्तक 8, अध्याय 34, रिंड्रैगन गार्ड में प्रवेश। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत बादलों के बीच से उड़ रहा था। जी निंग और म्यू नॉर्थसन खुशी से भरे चेहरों के साथ जादुई खजानों को इकट्ठा कर रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, इस ड्रैगनवेल की संपत्ति उन 4 वांगसियांग सिद्धों की संपत्ति से कहीं ज्यादा थी जिन्हें हमने मार डाला था। नॉर्थसन ने अतुलनीय रूप से उत्साहित होकर कहा। इससे पहले हमने 10 से ज्यादा वांगसियांग दिरे मॉन्स्टर्स को मार डाला था, लेकिन उनकी सारी संपत्ति मिलकर भी इस अकेली ड्रैगनवेल के बराबर नहीं हो सकती। बिल्कुल, ड्रैगनवेल राजा 10 सहस्राब्दियों तक दुनिया भर में घूमता रहा था और कई बार आदिम दाववादियों से बचकर भी भागा था, फिर आदिम अवस्था तक पहुंच गया था, निंग ने कहा। और वह अचानक आदिम स्तर तक पहुंच गया। अगर उसने आदिम स्तर पर 1000 साल प्रशिक्षण लिया होता तो उसकी संपत्ति और भी ज्यादा आश्चर्यजनक होती। हालांकि एक आदिम दिराक्षस जो 1000 साल से आदिम स्तर पर प्रशिक्षण ले रहा था, मैं शायद उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। नॉर्थसन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। 1000 साल तक प्रशिक्षण लेने वाला कोई भी आदिमानव उस प्राचीन फेंट गॉड से टकराकर मर जाएगा। और तुम तो अपने हाथों से बहुत तेज थे, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। जैसे ही फेंट गॉड चला गया, तुमने तुरंत ड्रैगनवेल की इस विशाल लाश को उठा लिया। बाद में आए लूज इमोर्टल ने कुछ भी नहीं देखा।
अगर उसने देखा भी होता तो शायद उसे अपने साथ ले जाता। निंग भी हंसा, उसे भी लगा कि वह बहुत चालाक था। फिर भी इस ड्रैगनवेल राजा के पास सचमुच बहुत सारा धन था। उसके जिफू क्षेत्र में 8 जादुई खजाने रखे हुए थे और ड्रैगनवेल की मृत्यु के बाद वे उसकी लाश के साथ जमीन पर गिर पड़े थे। 2 पृथ्वी श्रेणी के भंडारण खजाने थे, 4 पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने थे और 2 स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने थे। अकेले उन 2 स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों का मूल्य हजारों किलोग्राम द्रवीभूत तत्वों के बराबर था। निंग और नॉर्टसन उस समय भंडारण प्रकार के खजानों को बांध रहे थे। इतने सारे जादुई खजाने, ये कौन सा खजाना है? और ये रहे कुछ और भी भंडारण प्रकार के खजाने। ये अडेप्ट डोंग 1 और अडेप्ट रेडलीफ के होने चाहिए थे। खोजते रहो। ये रही द्रवित एलिमेंटल एसेंस की एक बोतल। वाह, 300 किलो। मुझे लगता है कि यह बहुत ही शानदार होगा। यह निपुण डोंग 1 का सुरक्षात्मक जादुई खजाना होना चाहिए। वह पहले मेरे हमलों से बचने के लिए इस पर निर्भर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस ड्रैगनवेल के हाथों मर जाएगा और उसका खजाना मेरे हाथ में आ जाएगा। निंग और नॉर्टसन एक के बाद एक जादुई खजानों को छांटते रहे और उनकी कीमत आंकते रहे। पास ही खड़ी किंग ने भी उत्सुकतावश कुछ खजाने उठा लिए। आखिरकार वह एक डायर मॉन्स्टर थी और उसने ज्यादा समय से प्रशिक्षण नहीं लिया था। स्वाभाविक रूप से वह कई अनोखे विचित्र जादुई खजानों की कीमत नहीं समझ पा रही थी, इसलिए वह बस उनके पास खड़ी होकर उनके साथ जश्न मना सकती थी। हमने उनकी तलाश पूरी कर ली है। निंग ने राहत की लंबी सांस ली। वाह, कमाल हो गया। नॉर्टसन की आंखें खुशी से चमक उठीं और वह हंसते हुए बोला, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं सचमुच आपकी और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगा हूँ। ये ड्रैगनवेल की लाश जो आपने उठाई थी, मैं आपकी इतनी प्रशंसा करता हूँ कि मैं आपके आगे नतमस्तक हो सकता हूँ। निंग भी हंसा। कुछ चाहिए? नॉर्टसन ने ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया और बोला, इनमें से कोई भी कंस्ट्रक्ट्स के दाव में नहीं है। मुझे तो वाकई किसी खास चीज की जरूरत नहीं है। निंग ने भी सिर हिलाया। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। डोंग 1 का सुरक्षात्मक खजाना बुरा नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति साधारण ही थी। एक आदिम ताओवादी के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। निंग अपनी शक्ति के बल पर आदिम ताओवादी के हमलों से अपनी जान बचाकर भागने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसका सुरक्षात्मक तलवार की खजाना ऐसा था जो किसी लूज इमॉर्टल या अर्थ इमॉर्टल के हमलों को भी पूरी सांस के लिए रोक सकता था। चलो, द्रवित तत्वों के सार को आधा आधा बांट लेते हैं, निंग ने कहा। जादुई खजानों की बात करें तो उन्हें स्वर्गीय खजानों के पहाड़ पर भेजकर बेच देते हैं, फिर हम राजस्व बांट लेंगे। लेकिन तुमने उन्हें इकट्ठा किया, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। नॉर्टसन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन निंग बस हंसा और उस पर भौंक दिया, मजाक बंद करो, मैंने तो बस इसे छीन लिया था। मेरा क्या? पास खड़ी किंग बोली। निंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। कंजूस, तुम्हारे लिए तो खजाना ढूंढना खाना खाने या पानी पीने जितना आसान है। खजाने के लिए हम जैसे दरिद्र साधकों से लड़ना बंद करो। किंग के पास पहाड़ी के आकार का प्राचीन हिमनद बर्फ का टुकड़ा ही 5000 किलोग्राम द्रवीभूत मूल तत्व से भी ज्यादा कीमती था। किंग ने तुरंत मुंह बनाया, कंजूस। समय बीतता गया। इसके बाद निंग का समूह अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए डायर आइस कक्ष में लौट आया। वह स्थान काफी गुप्त और छिपा हुआ था। 3 महीने पूरे होने के बाद निंग का समूह रिनड्रैगन गार्ड शिविर की ओर अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़ा। हम यहाँ हैं। ड्रैगन के सिर वाला युद्धपोत बादलों के बीच से ऊपर की ओर उड़ रहा था। निंग जहाज के ऊपर खड़ा दूर धरती की ओर देख रहा था। जल्द ही उसे दूर एक पर्वत शिखर दिखाई दिया। ये रिनड्रैगन गार्ड का पड़ाव था। हा, हम वापस आ गए हैं। हम रिनड्रैगन गार्ड बनने वाले हैं। युद्धपोत के तेजी से नीचे उतरते ही नॉर्टसन खुशी से चिल्लाया। इस बार निंग के समूह को रोकने कोई नहीं आया। वे सीधे पहाड़ी छावनी की चोटी की ओर उड़े, जो टेलीपोर्टेशन व्यूह के बगल में थी। निंग ने तुरंत उन 2 सादे कपड़ों वाले बुजुर्गों को देखा जो टेलीपोर्टेशन व्यूह के पास खड़े थे। ये वही 2 लोग थे जिन्हें निंग ने पिछली बार देखा था। वो दुबला पतला बूढ़ा और मोटा बूढ़ा। 2 और जिंदा बच गए। मोटा बुजुर्ग हंसा और फिर उसकी नजर निंग की कलाइयों में लिपटे छोटे सांप पर पड़ी। कोई राक्षस, निंग ने कहा। यह एक आत्मा जानवर है जिसे मैंने गौल पर्वत के जंगली दलदलों में पाला है। तुम बहुत ही जबरदस्त हो, नौजवान। गौल पर्वत के जंगली दलदल बेमिसाल खतरनाक हैं। तुम्हारा जिंदा वापस आना एक बात है, लेकिन तुम असल में एक भूत प्रेत भी वापस लाए हो। मोटे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और आह भरी। तुम दोनों वहां जाकर आराम कर सकते हो और थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो। अभी भी लगभग 30 लोग हैं जो नहीं पहुंचे हैं। निंग ने आश्चर्य से दूर की ओर देखा। वहां कुल 16 अमर साधक थे, या तो बैठे थे या खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। निंग के समूह को मिलाकर केवल 18 ही मौजूद थे। वरिष्ठ, आपको कैसे पता कि 30 लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं? निंग ने उत्सुकता से पूछा। नॉर्टसन भी हैरान था। ठीक है, हम 100 लोग निकले थे। आपको कैसे पता कि कितने मर गए? मोटा और दुबला पतला दोनों ही हंस पड़े। मोटे बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम वह ताबीज भूल गए हो जिसे तुम दोनों ने क्रिम्सन ड्रैगन पर्वत में प्रवेश करते समय बांधा था? निंग और नॉर्टसन को तुरंत याद आ गया। ताबीज बांधने के बाद ही उन्हें क्रिम्सन ड्रैगन पर्वत में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, अन्यथा उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। जब तुम में से कोई मर जाता है तो ताबीज का कोई मालिक नहीं रहता, इसलिए हम रिनड्रैगन गार्ड्स को तुरंत इसकी जानकारी हो जाती है, मोटे बुजुर्ग ने कहा। अभी 52 तावीज अच्छी हालत में हैं, जबकि बाकी मालिकहीन हैं। निंग और नॉर्टसन दोनों अब समझ गए थे। तो जो छोटा सा ताबीज उन्हें मिला था, उसमें असल में एक राज छिपा था।
रेन ड्रैगन गार्ड के तरीके वाकई अप्रत्याशित थे। वरिष्ठ नॉर्थसन ने पूछा, कुछ देर पहले मैं और मेरा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कुछ साधारण मनुष्यों को यहाँ भेजने आए थे। वे साधारण मनुष्य जिन्हें राक्षसों ने घेर कर पशुओं की तरह पाला था। वे कैसे हैं? हाँ, क्या वे ठीक हैं? निंग ने पूछा। मोटे बुजुर्ग ने कुछ हैरान होकर कहा, ओह, तुम दोनों ने ही तो उन्हें भेजा था। चिंता मत करो, बेशक वे ठीक हैं। हम रेन ड्रैगन गार्ड स्वाभाविक रूप से उन दयनीय आदिवासियों का ध्यान रखेंगे। हालांकि उन्हें बहुत पहले ही टेलीपोर्ट कर दिया गया था और वे गॉल पर्वत से बहुत पहले ही चले गए थे। हम रेन ड्रैगन गार्ड्स उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। ये तो अच्छी बात थी, बस उसे नहीं पता था कि आयरन बॉय नाम के उस छोटे बच्चे का क्या होगा। चलो चलें। निंग तुरंत नॉर्थसन के साथ एक तरफ हट गया। अपनी उंगलियों के एक झटके से दोनों ने एक एक शिलाखंड की ओर इशारा किया जो चपटा हो गया था। चटक, पाला पड़ा, जिसने तुरंत पत्थरों पर बर्फ की एक परत चढ़ा दी। ये शिलाखंड रेन ड्रैगन गार्ड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते थे जो यहाँ आराम करने आए थे, लेकिन इतनी तेज हवा और धूल के कारण ये स्वाभाविक रूप से काफी गंदे हो गए थे। निंग और नॉर्थसन द्वारा ये क्षमता प्रकट करने के बाद आसपास के कई साधकों ने उनकी ओर देखा। डायर आइस। जल्द ही कुछ साधक उन दोनों से बातचीत करने आए। निंग और नॉर्थसन ने उनसे बातचीत की और उनके बीच कई दोस्त बन गए। एक के बाद एक जीवित साधक गॉल पर्वतों के जंगली दलदलों से तेजी से वापस लौट रहे थे। पूर्वी नदी का निवासी क्लाउड सोअर, जिसे निंग और नॉर्थसन दोनों पहचानते थे, भी लौट आया। हालांकि क्लाउड सोअर केवल एक भुजा के साथ लौटा था और उसके चारों ओर का भयावह वातावरण पहले से कहीं अधिक प्रबल था। इससे विभिन्न साधकों के बीच काफी मौन चर्चा हुई। क्या हुआ? नॉर्थसन ने मन ही मन पूछा। पहले ईस्ट रिवर क्लाउड सोअर बहुत बातूनी था, अब वह इतना ठंडा क्यों हो गया है? और उसने एक हाथ खो दिया है, लेकिन वह सिर्फ एक हाथ है। उसे बस एक स्पिरिट पिल खाने की जरूरत है जिससे उसके अंग फिर से विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा वांशियांग के सिद्ध पुरुष भी अपनी मौलिक शक्ति का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने हाथ फिर से उगा सकते हैं। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? निंग ने अपना सिर हिलाया। उसने भी गौर किया था कि इस तड़के के अनुभव के बाद क्लाउड सोअर में नाटकीय बदलाव आ गया था। पलक झपकते ही आधा दिन बीत गया और भी साधक लौट आए। देखो, मेंग लियूकिंग, नॉर्थसन ने मन ही मन निंग को संदेश भेजा। वह उन 6 अमर साधकों में से एकमात्र जीवित बची है जिन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की थी। मेंग लियूकिंग। निंग ने मेंग वंश की इस साधिका को भी आते देखा। वह आकाश से उतरी। निंग और नॉर्थसन को देखकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। वह तुरंत मुड़ी और एक तरफ जाने ही वाली थी कि मेंग लियूकिंग। एक भयंकर आवाज गूंजी। मेंग लियूकिंग ने अपना सिर घुमाया तो उसे एक हाथ वाला सफेद वस्त्र पहने युवक दिखाई दिया, जिसकी भयावह आभा स्वर्ग तक पहुंच रही थी और जिसकी आंखें बर्फीली रोशनी से भरी थीं। मैं, ईस्ट रिवर क्लाउड सोअर, अपनी मारी गई छोटी बहन का बदला जरूर लूंगा। मेंग लियूकिंग, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। और बाकी 5, मैं तुममें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ईस्ट रिवर कबीले के शिष्य होने के नाते उसने ये शब्द खुलकर और सीधे कहने का साहस किया। बाकी 5। मेंग लियूकिंग ने सिर हिलाया। मुझे डोंग वन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन बाकी 4, नॉर्थ रिवर झोंग, जू मनक्वान, नोगसान और जीहे, पहले ही मर चुके हैं। क्लाउड सोअर स्तब्ध रह गया। मर गया? आसपास के सभी साधक भी उनकी ओर देखने लगे। मरे हुए 4 वांशियांग सिद्ध मर गए थे। सभी साधक उत्सुक हो गए। आखिर हुआ क्या था? वे काले गोरे कॉलेज के 2 शिष्यों के हाथों मारे गए। मेंग लियूकिंग ने निंग और नॉर्थसन की तरफ देखा। उसके और उन दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई थी। स्वाभाविक रूप से उसे उन दोनों को थोड़ी और परेशानी देने में कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उसने जानबूझकर उन 4 के नाम बताए थे ताकि 4 के दोस्तों और परिवार वालों को पता चल जाए कि यह काम किसने किया है। साले! नॉर्थसन तुरंत खड़ा हुआ और गुस्से से दहाड़ा। पहले तुम 6 ने हम दोनों पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की थी। तुममें से 4 मर गए और अब भी हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हो। सुनो साले, आगे से मुझसे कभी न टकराना। अगर मुझसे टकराया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है? निंग ने भी उसे ठंडी नजरों से देखा। बदकिस्मती से ये रेन ड्रैगन गार्ड्स का डेरा था। यहाँ लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जहाँ तक मेंग लियूकिंग की बात है, उसने तो बस निंग और नॉर्थसन को एक ठंडी नजर से देखा था। जब उनके बीच पहले से ही दुश्मनी थी तो इस अतिरिक्त खतरे से क्या डरना। साथ ही दाववादी जी निंग और म्यू नॉर्थसन। ईस्ट रिवर क्लाउड सोअर ने निंग और नॉर्थसन की ओर मुड़कर देखा, फिर गहरा प्रणाम किया। वे 6 लोग दायरे मॉन्स्टर्स को मारने नहीं गए थे, बल्कि वे हम साथी साधकों पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें मारने आए थे। साथी दाववादियों, वे तुम्हारे हाथों मरने के लायक थे। भविष्य में अगर तुम दोनों में से किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो, साथी दाववादी, तो मुझे बता देना। मैं, ईस्ट रिवर क्लाउड सोअर, जरूर मानूंगा, चाहे मुझे पानी से होकर गुजरना पड़े या आग पर चढ़ना पड़े। आप बहुत विनम्र हैं। हम पर भी घात लगाकर हमला किया गया था, इसलिए हमने उनसे आसानी से निपट लिया। निंग और नॉर्थसन जल्दी से क्लाउड सोअर को धनुष से उठाने के लिए आगे बढ़े। जल्द ही बचे हुए सभी जीवित साधक वापस आ गए। सिद्धर रेडलीफ भी लौट आया। बस सिद्धर रेडलीफ को अंदाजा नहीं था कि उस दल में जी निंग और म्यू नॉर्थसन थे। फिर भी उसने ड्रैगनवेल राजा को जी निंग को दोष दो कहते सुना था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से निंग को गहरी नजर से देखा। तुम 52 बच गए। अगर तुम किसी वांशियांग दायरे मॉन्स्टर की लाश या सिर वापस लाए हो तो तुम स्वाभाविक रूप से रेन ड्रैगन गार्ड बन जाओगे, दुबले पतले बुजुर्ग ने कहा।
जाओ, टेलीपोर्टेशन एरे में जाओ और क्रिम्सन ड्रैगन पर्वत पर लौट जाओ। 52 साधक टेलीपोर्टेशन व्यू में प्रवेश कर गए। जल्द ही व्यू जगमगा उठा और निम्न के 52 साधकों का समूह एक बार फिर 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर क्रिम्सन ड्रैगन पर्वत पर वापस टेलीपोर्ट हो गया।